and from the main we are calling a function a. This is a. A is the function. The definition of the function a is this. And from the code of a, we are again calling a. From the main, when we called a, the control will comes to the a. From the code of a, after few lines, we call a again, then it will call itself. So calling a function from its own code, अपने ही कोड से उसी फंक्शन को दोबारा कॉल करने का नाम कॉलिंग है, और ये बन जाता है इन्फिनाइट लूप। और इन्फिनाइट लूप को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे कोई क्राइटेरिया लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया। ख़त्म करने के लिए, ये ख़त्म कब होगा, ठीक है, ये ख़त्म कब होगा, तो यहाँ को इफ लगा दी जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी ये इसका कॉलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। कॉलिंग का प्रोसेस जैसे ही ख़त्म होगा हम वापस आना शुरू हो जाएंगे, और जितने स्टेजेस में कॉलिंग हुई होगी उतने स्टेजेस में रिटर्निंग भी होगी, यानी ये तो कमांड पेंडिंग हो रही है ना। पेंडिंग होने का मतलब ये है कि ये स्टैक में रखी जा रही है। स्टैक का लग गया फर्स्ट टाइम आप ये सुन रहे हैं। एनीवन नोज व्हाट इज द स्टैक? किसी को पता है स्टैक क्या होता है? नमस्कार। अभी आप लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्या? वो सर आवाज़ नहीं आ रही क्या बात? सर सिर्फ FOP की क्लास हो रही है, ये C++ ही आप पढ़ा रहे हैं और कोई सब्जेक्ट नहीं करना। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे आप, ठीक है। स्टैक जो होता है ना, ये लिखो, आउट, इसे स्टैक कहते हैं। और ये जो काम हो रहा है ना यहाँ रिकर्शन में, ये स्टैक की एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ स्टैक में क्या होगा। ये मैं मतलब वो प्रोग्राम खोल लेता हूँ जो हमने इस पर किया था। ये तो ए और बी पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं वापस वही प्रोग्राम खोल के स्टैक से समझाता हूँ। बी, ये तो ए था। ए में हम क्या कर रहे थे? ए में हम एक फंक्शन को उसके अपने ही कोड से दोबारा कॉल कर रहे थे, तो ये रिकर्सिव कॉल कहलाती है। ये कॉलिंग अ फंक्शन इटसेल्फ फ्रॉम इट्स कोड इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। लेकिन अब मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ए, उसके कोड से मैं एक दूसरा फंक्शन बी को कॉल कर देता हूँ, और ये फंक्शन है बी, इसके कोड से मैं फंक्शन ए कॉल कर देता हूँ। तो जब मैं ये रन करूँगा ए, अगर मैं मेन से ए को रन कर देता हूँ, जैसे ये मेन है, मेन से मैं ए को रन कर देता हूँ, ये चल जाएगा, ये चल गया। जैसे ए चलेगा इतनी लाइनें तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, जैसे इस जगह पहुँचेगा ये क्या करेगा? ये बी को कॉल कर लेगा, ये बी में आ गया, बी कॉल हो गया, ये लाइनें चल गई। अब यहाँ से दोबारा ए कॉल हो गया, और जब ए कॉल हो गया तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर बी कॉल हो जाएगा, जब यहाँ आएगा तो फिर यहाँ से ए कॉल हो जाएगा। तो ये ए से बी में, बी से ए में जंप करता रहेगा। तो आप कहेंगे ख़त्म कब होगा? तो ऐसे बज़ाहिर तो ये इन्फिनाइट लग रहा है, लेकिन इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमें खुद बनाना पड़ेगा। स्टॉपिंग क्राइटेरिया में यहाँ पे इफ लगा देंगे
कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए उस वक्त तक बी में जाता रहे, जिस वक्त तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए उस वक्त तक ए में जाता रहे, वरना पता कर दे। तो ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि फजूल से कोई वो है कि भाई एक फंक्शन से दूसरे को दूसरे से पहले उसमें कॉल करना है, लेकिन इससे बहुत इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम्स कंप्यूटर साइंस के जनरेट होते हैं रिकर्शन के थ्रू, ठीक है ना। रिकर्शन के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम, जिसमें हमारे आगे लीफ को लास्ट इन फर्स्ट आउट की एग्जांपल है, और ये डेटा स्ट्रक्चर में जाके इसकी सारी डिटेल्स आप पढ़ेंगे। मैं जो फैक्टोरियल वाला फंक्शन है ये दिखा रहा हूँ आपको, वो ए कैटेगरी की एग्जांपल है, वो बी कैटेगरी की एग्जांपल नहीं, वो ए कैटेगरी की एग्जांपल है। देखिए ये फंक्शन है यहाँ तक, ये मेन है, और यहाँ पे ये फंक्शन है। अच्छा, मेन से ये एक दफ़ा कॉल होता है, ये कॉल हो गया मेन से, यहाँ से निकला, मैं इस फैक्टोरियल फंक्शन में आ गया। अब ये फैक्टोरियल फंक्शन खुद ही कॉल हो रहा है, देखिए यहाँ से, ये जब मैं यहाँ गया फैक्टोरियल में एक दफ़ा, तो ये लाइनें चली, ये लाइनें चल के फिर ये लिखा हुआ फैक्टोरियल, तो फिर फैक्टोरियल कॉल हो गया। फिर मैं जब यहाँ आया तो फिर फैक्टोरियल कॉल हो गया, कॉल हो रहा है, ये कंडीशन लगी स्टॉपिंग क्राइटेरिया, जब तक ए की वैल्यू 1 ना हो जाए उस वक्त तक ये वाला कोड चलता रहेगा, तो वापसी शुरू हो जाएगी, यहाँ से वापसी शुरू हो जाएगी, और वापस आपको पता है कहाँ जाता है, यहाँ नहीं जाएगा, वापस नहीं जाएगा, जिस जगह से आया होता है उस जगह जाएगा, और इसमें से फैक्ट की वैल्यू, बी की वैल्यू ले जाएगा, और बी की वैल्यू जो है वो फैक्ट को दे देगा। फैक्ट क्या है? फैक्ट एक वेरिएबल है जो यहाँ से यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, फैक्ट एक वेरिएबल है जो यहाँ क्रिएट हुआ है। तो अब आप इसको मैं थोड़ा सा और इसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ स्टैक के थ्रू लेंगे। स्टैक में क्या होता है, ये स्टैक है, इमेजिन करें ये एक, जैसे आपके पास वो होती है एक ट्यूब, इसको एक ट्यूब अज्यूम करते हैं, इस ट्यूब में अगर आप मिसाल के आपसे कहूँ टेनिस बॉल्स रख दीजिए, तो जो पहली बॉल रखी है वो तो नीचे चली जाएगी, अगर आप इसमें दूसरी बॉल रखी है वो यहाँ आ जाएगी, अब आप इसमें जितनी बॉल रखते चले जाएँ वो इसमें ऊपर आती रहेंगी, ठीक है। जो बॉल सबसे पहले रखी थी वो कहाँ चली जाएगी, वो नीचे चली जाएगी, उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर एंड सो ऑन। जब मैं बॉल इसमें निकालूंगा तो कौन सा पहले निकलेगी, जो सबसे आखिर में लास्ट में जो रखी थी, ये इसे लिखो कहते हैं। आगे लिखो समझ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने सबसे आखिरी बॉल रखी होगी वही पहले निकलेगी, और जो सबसे पहले रखी थी वो सबसे नीचे चली गई, वो सबसे आखिर में निकलेगी, ठीक है ना। तो ये लिखो वो समझिए, लिखो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसमें लिखो यूज होता है। कैसे लिखो यूज होगा मैं बताता हूँ आपको, ये मैंने कल भी समझाया था, दोबारा थोड़ा सा समझा रहा हूँ ताकि ये आपको, ये मेमोरी एरिया है जहाँ मेमोरी में वेरिएबल बनेगा। मैंने कहा था मेमोरी एरिया फंक्शन का अलग होता है, मेन का अलग होता है, ये मेन का मेमोरी एरिया है, इसीलिए फॉर्मल आर्गूमेंट के नाम और एक्चुअल आर्गूमेंट के नाम सेम हो सकते हैं, क्योंकि वो अलग मेमोरी एरिया में बने होते हैं, इसलिए वरना तो रहेगा। ये मेन है, ये फैक्टोरियल का फंक्शन है। मेन में दो वेरिएबल बन रहे हैं, एक तो एक्स बन रहा है अभी खाली है, और एक फैक्ट बन रहा है ये भी खाली है। फिर यहाँ यूज़र ने एक एंटर डाला, नंबर किया एक्स की वैल्यू सपोज ने 4 दे दी, और 4 देने के बाद ये इस पे आ गया, इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में कॉलिंग हो रही है। कॉलिंग कैसे हो रही है, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है,
और ये x की आर्गुमेंट पासिंग शुरू हो गई है अभी, x की वैल्यू a को दे देगा, ठीक है, x की वैल्यू a को दे देगा। x की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ a क्रिएट होगा, देखें इंट a यहाँ क्रिएट होगा, और इंट b ये भी यहाँ क्रिएट वेरिएबल कहलाएंगे, ये लोकल वेरिएबल हैं इस फंक्शन के, और ये मेन के वेरिएबल हैं दोनों, ठीक है। अच्छा, जब ये आर्गुमेंट पासिंग होगी तो x की वैल्यू किसको दे देगा, ये को x की वैल्यू भी 4 है, ये में आ जाएगी, और x की वैल्यू जैसे ही a में आएगी फिर एक b नया वेरिएबल क्रिएट होगा, और फिर ये चेक करेगा क्या a की वैल्यू 1 है, 1 तो नहीं, 1 नहीं है तो ये रिटर्न तो अभी छोड़ देगा, ठीक है, रिटर्न छोड़ देगा, किस पे आ जाएगा, एल्स पे आ जाएगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स में लिखा हुआ है b इज इक्वल a इंटू फैक्टोरियल a माइनस 1। तो ये लाइन पूरी अभी मुकम्मल ही नहीं होगी, क्यों नहीं मुकम्मल होगी, क्योंकि ये खुद कॉल कर रहा है फिर दोबारा फैक्टोरियल को a माइनस 1 से। तो इस लाइन को देखिए मैं यहाँ इसमें छोड़ दे रहा हूँ, b इज इक्वल a की वैल्यू अभी इस वक्त कितनी है, तो अभी a की वैल्यू है 4, और मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टोरियल a माइनस 1 से, a की वैल्यू 4 है अगर, तो फैक्टोरियल 3 से कॉल हो रहा है, तो ये फैक्टोरियल 3 इतना बड़ा फैक्टोरियल नहीं लिखे थे, F3 पे कॉल हो रहा है, और F3 पे कॉल होकर यहाँ से निकल के चला जाएगा, कहाँ जाएगा, कॉल कर नहीं जाएगा, ये आ गया, अब फिर दोबारा कॉल हो गया ये, अब a की वैल्यू कितनी हो गई, अब a की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अभी बी ये रेडी नहीं हुआ है, देखें बी अभी छोड़ के चला गया खाली, अभी बी को तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकता जब तक कि F3 कैलकुलेट ना हो जाए, तो अब ये फिर दोबारा से कॉलिंग में आ गया, और यहाँ a की वैल्यू 3 लेके आया, और इन बी एक नया बी क्रिएट हो गया यहाँ, और इन डी के बाद अब ये देख चेक कर रहा है a 1 है, तो a तो अभी 3 है, 1 तो नहीं है, 3 है तो रिटर्न नहीं होगा, फिर कहाँ जाएगा, x पे जाएगा, तो x पे एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, b इज इक्वल a कितना इस वक्त, ये 3 है, मल्टीप्लाई बाय, फिर क्या करेगा, 3 माइनस 1 से एक दफ़ा फिर कॉल हो जाएगा, 3 लेफ्ट F2 पे कॉल हो जाएगा, उसका मतलब है अभी फिर नया कॉल हो गया, फिर यहाँ से निकलेगा और यहाँ आ जाएगा a में, a की वैल्यू अभी कितनी थी, अब 2 है, क्योंकि ये 2 से इसको कॉल किया है अभी हमने, और 2 से कॉल किया है तो a की वैल्यू इस वक्त 2 है, यहाँ 2 लिख के दे रहा हूँ, और फिर b अभी खाली है, क्योंकि b तो अभी नया जनरेट होगा ना, एक नया b भी अभी जनरेट होगा, ये देखिएगा फिर a 1 है क्या, नहीं है तो रिटर्न नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स में लिखा हुआ है b इज इक्वल टू a की अभी इस वक्त वैल्यू है 2 इंटू और f 2 माइनस 1 ऐसे कितना होता है 1, तो ये फिर कॉल कर लेगा इसमें, ये फैक्टोरियल कॉल हो गया 1 से, a की वैल्यू कॉल जैसे पे आया, ये एक बार बना खा लिया अभी, और इसके बाद ये यहाँ आ गया, नहीं यहाँ कंडीशन चेक आ जाएगा, रिटर्न 1 होगा, यहाँ से रिटर्न 6 नज़र आएगा, नहीं क्या दे दिया, तो ये 8 टाइम्स, तो आप खाली बैठे हुए होंगे, तो इसलिए आप रिकर्शन को समझिए, क्योंकि अब जैसे अभी आपका डेटा स्ट्रक्चर शुरू होगा अगला कोर्स, तो ये सारे स्टैक, क्यू, रिकर्शन,
और बॉड मास, ट्री, ग्राफ, ये सब चीज़ें आपके आगे चली आएंगी। तो आपको फिर चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, ये जो हम पीछे छोटी छोटी चीज़ें समझ के आ रहे हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें आगे जाके जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है। ये देखिए स्टैक यहाँ दिखाया हुआ है, ये मैं स्टैक दिखा रहा था ना, स्टैक में क्या है, फिर ये 3 × 2 ये कॉलिंग हो रही है, फिर ये कॉलिंग हो रही है, ये कॉलिंग हो रही है। अब ये इफेक्ट 3 वापस आया, इफेक्ट नहीं न्यू वापस आ रहा है, फिर ये रिटर्न हो रहा है, तो ये स्टैक के थ्रू हो रहा है। फिर एक फिबोनाची बनाया था, इसमें भी स्टैक के थ्रू हो रहा है। एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन पढ़ लीजिएगा। यहाँ एक स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग है अहमद, और मैं जोड़ के एक नाम बनाना चाहता हूँ फ़हीम अहमद। तो मैं चाहूँगा तो ये बना सकता हूँ, प्लस का एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर, यानी प्लस की 2 शक्लें बना दूँ। एक शक्ल तो प्लस की बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई है, इसको तो मैं तब्दील नहीं कर रहा, लेकिन मैंने प्लस की एक और शक्ल बना दी, उसमें मैं अगर स्ट्रिंग के दरमियान बना दूँ उस प्लस को, तो वो कंकैटिनेशन कर दे, यानी इसको इसके साथ जोड़ के ये बना दे भाई मेंबर, ए को बी के साथ जोड़ के मुझे ए बी बना दे, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो मैं ये फंक्शन प्लस को ओवरलोड करा दूँ, ओवरलोड कराने से क्या होगा, इसकी 2 शक्लें होंगी। जब मैं इसको नंबर्स के बीच में लिखूंगा, ये खुद ब खुद न्यूमेरिक एडिशन कर लेगा, और जब मैं इसको स्ट्रिंग के बीच में जोड़ लिखूंगा, प्लस करने का मतलब, तो ये खुद ही स्ट्रिंग को जमा करके जोड़ देगा। तो ये कहलाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन को भी ओवरलोड कर सकते हैं और ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउ मल्टीपल डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन विद द सेम नेम, एक ही फंक्शन की एक से ज़्यादा डेफिनेशन कर दूंगा, ठीक है। एक फंक्शन मैंने मिसाल के तौर पर बताया लाइन फंक्शन, लाइन फंक्शन में बस मैंने खाली लाइन लिख दिया, ये तो इसकी एक शक्ल है। लेकिन लाइन फंक्शन की एक और शक्ल मैंने बनाई, जिसमें मैंने कहा लाइन शुरू कहाँ से करूँ और एंड कहाँ पे करूँ। तो इसकी दूसरी शक्ल ये है कि मुझे इसमें 2 पैरामीटर्स देने हैं। अगर मैंने कुछ भी ना दिया तो एक ख़ास लेंथ की लाइन बन जाएगी, वो ये लेंथ है। तो मसलन यहाँ से शुरू होगी लाइन और यहाँ पर खत्म हो जाएगी खुद ब खुद ही, इसमें मैंने कुछ नहीं बताना इसको। लेकिन लाइन फंक्शन को एक और मैंने दिया हुआ है, क्या मैं स्टार्ट दे दूँ, यहाँ से शुरू करे लाइन और यहाँ पे ख़त्म कर दे, तो स्टार्ट और एंड बताऊँ तो वो 21 लाइन बना देगा। तो इसका मतलब है 2 बिहेवियर हैं इसके, बगैर आर्गूमेंट के भी दे सकता हूँ और 2 आर्गूमेंट के साथ भी दे सकता हूँ। और अगर इसी लाइन को मैं 4 आर्गूमेंट के साथ दे दूँ, 1 2 3 4, तो ये 2 पॉइंट दे दिया, मैंने 1 पॉइंट दे दिया और 1 पॉइंट दे दिया, और मैं चाह रहा हूँ इन 2 पॉइंट के दरमियान में एक रेक्टेंगल बना दे। तो ये लाइन का एक तीसरा बिहेवियर आ गया। तो एक ही फंक्शन है, लाइन ऐसे भी लिख लूँ, ऐसे भी लिख लूँ, ऐसे भी लिख लूँ, तो ये अलग अलग काम करेगा। जब मैं इसको एक बगैर इसके लिखूँगा तो इतनी बड़ी लाइन बन जाएगी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, और 2 पॉइंट बनाए तो लाइन किसी यहाँ से यहाँ तक बन जाएगी। और अगर मैंने 4 पॉइंट बना दिए, 4 पॉइंट नहीं है, 4 पैरामीटर्स हैं, 2 पॉइंट हैं, तो इससे एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो ये डिफरेंट बिहेवियर है, मैं चाहूँ तो करूँ, इसको क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग, ये कहेंगे इसको आप, ठीक है। अब देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। वाई ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग allow the function that conceptually perform the same task on the object of the different types given in the same name। फंक्शन का नाम तो सेम होगा
लेकिन वो उसके अंदर जो डाटा डाल रहे होंगे उसके मुताबिक उसका बिहेवियर चेंज होगा। तो एक ही फंक्शन की 2 या 3 डेफिनेशन, अभी तक तो मैं ये कह रहा था फंक्शन की डेफिनेशन एक बार होगी। अब अगर ओवरलोडेड फंक्शन है तो उसकी एक डेफिनेशन नहीं होगी, उसकी जितनी शक्लें हैं ना उतनी उसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, मैं बताता हूँ वो एग्जाम्पल क्या है, हो सकता है वो शुरू में आई हो एग्जाम्पल। ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो, इसमें अब फंक्शन का नाम क्या है, विमेन। विमेन ये एक फंक्शन है, लेकिन यही विमेन एक जगह पर ये डॉटर का फंक्शन प्ले कर रही है, एक जगह पर ये सिस्टर का फंक्शन प्ले कर रही है, एक जगह पर ये वाइफ का फंक्शन प्ले कर रही है, एक जगह पर ये मदर का फंक्शन प्ले कर रही है। तो ये इसके 1 2 3 4 फंक्शंस हैं, ठीक है। ये जब फादर के लिए है तो ये डॉटर का फंक्शन प्ले कर रही है, इसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके अलग डेकोरम्स हैं, इसके अलग एटीट्यूड्स हैं। जब ये सिस्टर का रोल प्ले कर रही है तो इस वक्त इसके डिफरेंट नॉर्म्स हैं, और जब ये वाइफ का रोल प्ले कर रही है तो इसके डिफरेंट रोल। तो एक ही फंक्शन है, फंक्शन से मतलब है एक ही ऑब्जेक्ट है या एक ही पर्सन है, उसकी मुख्तलिफ शक्लें, मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में उसकी मुख्तलिफ शक्लें। इसको हम ओवरलोडिंग या पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। तो ओवरलोडिंग में पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग तो ये है इसकी मल्टीपल शक्लें बना ले, उसके मल्टीपल शक्लों को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों है, क्योंकि एक ही चीज़ को मुख्तलिफ डायमेंशंस में जब देख रहे हैं तो उससे हमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनकर हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ें ज़रा स्लाइड को, मैं 2 मिनट का 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, फिर वापस आता हूँ। ब्रेक लंबा ही नहीं करूँगा क्योंकि आपका फिर क्विज का टाइम आ जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कंप्लीट कर लूँ इसको, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले। अच्छा देखिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दोनों समझाए थे मैंने कि हमने एक ही ऑपरेटर के मुख्तलिफ बिहेवियर बना दिए और या एक फंक्शन के मुख्तलिफ बिहेवियर बना दिए होंगे, ठीक है। अब ये करेंगे कैसे, इसकी तरफ आगे जा रहे हैं, देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग।
two or more functions can have the same name but the different parameters. max एक फंक्शन बनाया, int a is one parameter, int b is another parameter, दो पैरामीटर हैं इसके, और ये इंटीजर रिटर्न करता है। और ये मैंने कहा है अब मैं दो फ्लोट बना दिए कि मैं अगर ये इंटीजर दूं तो ये दोनों इंटीजर में जो बड़ा इंटीजर है वो वापस करे मुझे, और अगर मैं इसे फ्लोट दूं तो इनमें से दोनों में से जो बड़ा फ्लोट है वो मुझे वापस करे। तो आप देखें तो ये फंक्शन का नाम एक ही है, मैक्स। अगर मैंने लिख दिया मैक्स 34 तो ये वापस कर देगा। अगर मैं सिर्फ ये नहीं बनाता, ये बनाता तो मैक्स 34 में से 4 वापस आ जाता। लेकिन अगर मैं ये लिख देता मैक्स 3.5 और 2.6 तो एरर आ जाता। क्यों एरर आया था? क्योंकि ये जो मैक्स मैंने बनाया था ये तो इंटीजर के लिए बनाया था, और मैं यहाँ क्या दे रहा हूँ, उसको फ्लोट दे रहा हूँ। तो मैंने इसका कर दिया, इसको ओवरलोड कर दिया। यानी वही मैक्स अगर मैं ये इस नंबरों से दूंगा ना तो ये वाला मैक्स कॉल होगा, कुछ सोच लेगा वो कि मैंने इंटीजर दिया तो इसको कॉल कर देगा। और अगर मैक्स से मैंने ये वाला कॉल डाल दी तो ये खुद ही इसको चलाएगा। तो मैक्स दो फंक्शन बने हुए होंगे, दो डेफिनेशन बनी हुई होंगी, एक डेफिनेशन ये बनी हुई होगी, एक डेफिनेशन ये बनी होगी, दोनों एक ही प्रोग्राम में लिखे हुए होंगे नीचे। कॉलिंग के वक्त अगर मैंने इसको ऐसे कॉल किया तो ये वाला चलाएगा, अगर कॉलिंग के ऐसे कॉल किया तो ये चला लेगा। तो ये बिहेवियर इसमें खुद ब खुद है, ये कर लेगा। ओवरलोडिंग इसे कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी एक ही फंक्शन, overloaded function call function during the compilation. The function nature determine the which function is used. तो एक में float थी, एक में integer. Function return type is not a part of the function and it's not used for function call resolution. Yeah. Some function देख रहे हैं, प्रोडक्ट। तो अब तक तो आप ये पढ़ रहे थे एक फंक्शन का एक प्रोटोटाइप होता है या तीन प्रोटोटाइप है। सम इंटीजर इंटीजर, सम डबल डबल, सम कैरेक्टर। दो कैरेक्टर दूंगा उनको सम कर देगा, यानी कंकैटिनेट कर देगा। अब मैं कर रहा हूँ, A10 B20, दो इंटीजर रखे, दो फ्लोट रखे, डबल सॉरी, और दो कैरेक्टर रखे A एंड B। जब मैं करूँगा सम A एंड B तो ये वाला कॉल होगा, खुद ब खुद ये कॉल होगा, क्योंकि ये A भी इंटीजर है, B भी इंटीजर है। जब मैं करूँगा सम C एंड D, ये रन हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, तो खुद ब खुद ये डबल वाला कॉल होगा, ये कॉल होगा। और जब मैं कॉल कर रहा हूँ सम E और F तो ये कॉल होगा। ठीक है, E और F कॉल होगा। तो कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स जो हैं उनको कंकैटिनेट कर रहा है आउटपुट। अच्छा, ये कंकैटिनेट नहीं कर रहा, इंटीजर्स को सम कर रहा है, क्योंकि ये जो ए जो है ना एज ए कैरेक्टर्स, ये आपको पता है ए की वैल्यू कितनी होती है इस ए की? ई का मतलब है ए एज ए वन कैरेक्टर, एफ का मतलब क्या है? बी। इसकी बी की वैल्यू किसी को पता है क्या होती है? ए की कितनी होती है, बी की कितनी होती है? देखें, ए की एस की कोड्स पढ़े हैं आप लोगों ने? सर एस की कोड्स नहीं पढ़े। इसके अलावा भी आपको वो कौन पढ़ा रहा है?
बेसिक CS जो आता है जिसमें थियोरेटिकल होते हैं ना। सर काशिफ कितनी क्लासेस हो गई? कितनी पढ़ा दी काशिफ ने? सर पढ़ाया तो उन्होंने सर, लेकिन याद नहीं है। तो ये रेगुलर क्लास चल रही है या ऐसे ही बस हैपासर्ट चल रही है? रेगुलर शीट है सर। रेगुलर चल रही है, ठीक है। अच्छा देखो, ए जो है ना, ये ASCII कोड्स कहलाते हैं। ये कीबोर्ड पर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी डिजिट हैं, इनके कोड्स हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कैपिटल A का कोड है 65 और ASCII स्टैंड्स फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका नाम याद रखो, अक्सर ये EDP कहलाती है, जो ये काशिफ पढ़ा रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जिसको ये बेसिक फंडामेंटल CS कहते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कोड बने हुए हैं। A का कोड है 65, अब B का क्या होगा? 66, और इस तरह चलते चले आएंगे। जी का क्या होगा? तो आप 26 ऐड कर लें इसमें, तो ये आ जाएगा जी का कोड। इस तरह से ये हर एक चीज़ का कोड है। A का भी है, मुझे याद पड़ा 97 है, बहरहाल हो सकता है मैं गलत हूँ, आप चेक करिएगा, मैं लिस्ट दिखाता हूँ कि आपको इसकी कोड्स की। और B का कोड जो है वो कुछ ना कुछ होगा। मैं अभी आपको इसकी कोड्स दिखा रहा हूँ, आप देखें गूगल के ऊपर। नजर आ रही है स्क्रीन? और बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये कोड। A का कोड है, कैपिटल A का है 65, स्मॉल A का है 97, बताया था ना मैंने। और ये इसका बाइनरी वर्जन है ये। अब हर एक का कोड है ये। Z का है 90, स्मॉल Z का है ये। और ऐसे और भी होते हैं, जितने डिजिट्स हैं ना, उनके भी कोड्स हैं। 0 1 2 3 जो हैं, इनके भी कोड हैं। प्लस माइनस के सिंबल हैं, इनके भी कोड हैं। इसमें पूरा नहीं दिखाया हुआ, मैं तो और टेबल देखता हूँ। ये टेबल देखिए, ये इसकी टेबल, ये ये देखिए आप, 0 से शुरू हो, 0 नल, 1 स्टार्ट ऑफ हेडिंग, स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट। कुछ इसमें से विजिबल होते हैं, कुछ विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। विजिबल कौन से हैं मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देखें विजिबल है। स्पेस, डेसिमल 32 स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मैं स्पेस बार दबाता हूँ, इसका कोड है 32, एक्सक्लेमेशन 33, डबल कोड 34, हैश 35, ये सब कोड हैं। 0 का कोड 48, 1 का कोड 49। ये टेबल मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये पिक्चर कर देता हूँ, रुकिए एक मिनट। इसको मैं पहले सेव कर दूँ इमेज को। इसकी टेबल, और ये मैं चैट बॉक्स में डालना। फाइल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसमें? ये यहाँ फाइल का ऑप्शन में जो आता था, एक फाइल शेयर करने के लिए बटन होता था। चलिए मैं ऐसा डायरेक्ट जो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फ्लैट पे नहीं बोल रहा, ऐसे बोलो ड्रैग एंड ड्रॉप। सर CR को जगह वो ग्रुप पे शेयर कर नहीं, तो मैं वहाँ उस पर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे। अब ये SVG फाइल आ रही है, पता नहीं ये एक्सेप्टेबल होगी नहीं, PNG बन गई है सर।
ये मैंने जैन को शेयर किया, जैन आप बाकी लोगों को भेज दो। अच्छा ये तो कोड समझ में आ गया, बात कोड्स आपने देख लिए सारे ही। तो ये जब मैं x प्लस वाई कर रहा हूँ ना, तो दो कोड जमा हो रहे हैं। ए का कोड है 95, बी का कोड कितना है 96। तो आप देखेंगे दो को जमा करें कितना आ रहा है 95 और 96 को दोनों को जमा किया तो ये आ रहा है। दो फ्लोट जमा हो रहे हैं, दो इंटीजर्स जमा हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जब मैं इंटीजर्स पे इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये इंटीजर वाला फंक्शन चल रहा है, कैरेक्टर पे काम कॉल करना दिया रहा है। अगर मैं तीन शक्लें ना बनाऊँ ना, इसके एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये इंटीजर के लिए बनाया है। अगर मैं डबल पे कॉल करता हूँ एरर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा। सर वो स्क्रीन शेयर कर दो। नहीं ऐसी सर स्क्रीन शेयर लिखा है ये। अच्छा ठीक है, ये जो EF वाला है ना, ये सिर्फ एसकी पे काम हो रहा है, बाकी तो सब डायरेक्ट काम हो रहा है। अच्छा यहाँ एक और दिया हुआ एरिया, ये ओवरलोडिंग दिखाई एरिया की। एरिया की ओवरलोडिंग कैसे हो रही है? ये एरिया है, इसकी तीन शक्लें हैं। एरिया डायरेक्ट है एक इंटीजर के साथ, फिर एरिया दो इंटीजर के साथ भी है, और एरिया तीन इंटीजर के साथ भी है। ठीक है, अब मैं 3 बार कॉल कर रहा हूँ इसमें। एरिया साइड में 10 डाला था, एरिया LE 5 और BR 6। तो ये तीन वैल्यूज के लिए कॉल हो रहा है। तो ये जब मैं इसको कॉल करूँगा ये कॉल हो जाएगा, ये कॉल होगा एरिया स्क्वायर का एरिया। ये जो एरिया है ये स्क्वायर का एरिया है। स्क्वायर में लेंथ और विड्थ बराबर होती है ना, दोनों चीज़ें बता। 1 इंच स्क्वायर का एरिया निकालना है तो 1/1 होगा। एक ही हाइट होगी, एक ही विड्थ होगी, तो खुद ब खुद ये 1 बना देगा। अब अगर मैं 2 का बनाऊंगा तो 4 बना देगा एरिया। तो एक साइड बतानी है, तो एक साइड तो आप कहेंगे एक साइड का कैसे एरिया निकलेगा? तो एक जो स्क्वायर होता है उसमें दोनों साइडें जो बराबर होती है, मैं एक बताएं एरिया निकल आएगा। और अगर आपने ये इंटीजर दो बताए तो ये x इंटू वाई से निकल आया, डाला है। ठीक है, 3 पॉइंट वॉल्यूम के लिए 3 पॉइंट बताने, हाइट विड्थ एंड डेप्थ। ये हाइट, ये विड्थ और ये डेप्थ। ये वॉल्यूम निकलेगा। तो हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ये फार्मूला अब देखें क्या उसका नाम है। वही एरिया का फंक्शन स्क्वायर का एरिया निकाल देता है, वही फंक्शन रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा है, वही फंक्शन जो है वो वॉल्यूम निकाल रहा है। ठीक है, हालांकि एरिया नाम लिखा हुआ है लेकिन निकाल वॉल्यूम रहा है। वॉल्यूम बेसिकली वॉल्यूम है, लेकिन नाम एरिया दिया हुआ क्या फर्क पड़ता है, नाम क्या कुछ। तो लेकिन वॉल्यूम जब भी निकालूंगा 3 चीज़ लूँगा, हाइट विड्थ डेप्थ। और जब भी मैं रेक्टेंगल का निकालूंगा 2 चीज़ें दूंगा, लेंथ कितनी है विड्थ कितनी है। और स्क्वायर का दूंगा तो एक चीज़ देनी है, उससे लेंथ जितनी लेंथ होगी उतनी विड्थ होगी। तो एक फंक्शन के 3 रूप, एक फंक्शन के 3 रूप, इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म और मुख्तलिफ शक्लें, ये भी मीनिंग है। पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग शक्लें से। बताएं यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा आगे चलते हैं। और ये स्कोप ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इसके बारे में कौन डिस्कशन करेगा?
स्कोप ऑफ द वेरिएबल, कुछ टर्म्स और भी बढ़ा रहा है उसके साथ, स्कोप ऑफ वेरिएबल, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, visibility of a variable, ठीक है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल देखना देखूँ, ये उस घर के अंदर एक लड़का रहता है, उसका नाम है नवाज। बताइए उसकी कुछ करना नहीं जानता। उसका नवाज जिस जगह भी जाना पहचाना जाता है, ये इसका स्कोप है। लेकिन अब मैं यहाँ से और आगे निकला, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में भी एक साहब हैं, उनका नाम नवाज है। जैसे पाकिस्तान में भी आने आती, अब ये नवाज साहब यही दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसको ये जिन एरिया में रहता है या जिन जगह पे जाता है, बस ये उसमें जाना जाता है। और हो सकता है इससे भी, तो ये स्कोप आप देख रहे हैं बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ये बेसिकली स्कोप है। तो मुख्तलिफ लोगों का स्कोप मुख्तलिफ। मैं और एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, ये फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर प्रोविंसेस हैं, 5 प्रोविंसेस हैं। ऐसा फेडरल गवर्नमेंट के कवानीन पूरी फेडरेशन पे चलते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के कवानीन का इतलाक फेडरेशन पे होता है। और लोकल गवर्नमेंट जैसे ये है आपकी सिंध गवर्नमेंट का होगा ना, या बोले उसका अंदर सिंध गवर्नमेंट के कवानीन और उसकी ज्यूरिडिक्शन और उसका स्कोप विद इन द सेम है। अब सिंध के अंदर एक है आपकी सिटी गवर्नमेंट कराची की, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है सर। लेकिन सिटी गवर्नमेंट के जो कवायद और ज़वाबित हैं वो सिर्फ इस पर ही चलेंगे ना, यहाँ पे नहीं चलेंगे। तो इसलिए हर एक चीज़ का स्कोप होता है। उसका स्कोप कितना है ये आपके पास इसका स्कोप कितना है ये आपको इसमें इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है ना, कि स्कोप इसका केबल का स्कोप कितना है ये। तो इस लाइफ टाइम क्या होती है, देखें लाइफ टाइम में यहाँ से समझाता हूँ। जब मैंने इस फंक्शन को रन किया था, ये तो जो फंक्शन में पहुँचते हैं उस वक्त वो कॉल होते हैं, और जब हम फंक्शन से निकल के वापस आए थे तो वो ख़त्म हो जाता है। इस एग्जाम्पल को देखिए आगे पसंद, ये देखिए आप, ये क्या है, तो मेन है। इसमें एक फंक्शन कोई कॉल हो रहा है स्वैप, ए और बी किसमें डिक्लेयर हुए हैं, ए और बी नज़र आएंगे ना, उसे मेन को नज़र आएंगे। प्रिंट एफ ई या सी आउट ए, तो एरर आ जाएगा, क्योंकि मेन के अंदर डिक्लेयर हुए हैं, मेन के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं, मेन से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये अब आप देखें सेट किसमें डिक्लेयर हुआ है, तो स्वाइप में डिक्लेयर हुआ है। तो जेड
मुझे सिर्फ और सिर्फ स्वैप यहाँ आके सी आउट जेड या यहाँ पे सी आउट जेड कर दूँ मेन में, सी आउट जेड एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि z तो इसका फंक्शन है, इसका वेरिएबल है, इसका थोड़ी है। तो a और b मेन के वेरिएबल हैं, मेन को नज़र आएंगे, और z जो है वो फंक्शन स्वैप का वेरिएबल है, x और y भी स्वैप के वेरिएबल हैं। जैसे ही मैं इसमें आऊँगा x y z क्रिएट होंगे, और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा ये तीनों वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे। तो इनकी लाइफ कितनी छोटी है, कितनी है इनकी लाइफ, इस फंक्शन की लाइफ के बराबर है। जितनी देर फंक्शन स्वैप चलेगा उतनी देर बस सिर्फ ये तीन वेरिएबल रहेंगे मेमोरी में, और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा ये तीनों वेरिएबल मेमोरी से वॉश आउट हो जाएंगे। एक तो स्कोप है, स्कोप इनका फंक्शन के अंदर ही अंदर है, इससे बाहर नहीं है, और इनकी लाइफ कितनी देर की है, जितनी देर स्वैप चलेगा उतनी देर की इनकी लाइफ है, स्वैप ख़त्म हुआ ये ख़त्म। इसी तरह से इनकी लाइफ कितनी बड़ी है, ए बी मेन से बाहर निकल के एग्जिट चला गया तो ए भी ख़त्म हो जाएगा, बी भी ख़त्म हो जाएगा। एक तो स्कोप है ए बी का स्कोप लोकल टू मेन, और ये लोकल टू स्वैप, स्वैप के लोकल हैं, ये मेन के लोकल हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं ये भी मैंने समझाए थे आपको। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं वो होते हैं जो मेन से भी ऊपर डिक्लेयर होते हैं। यहाँ मैं अगर लिख दूंगा ना इंट ए, तो ये जो ए है या एक्स लिख दूँ इंट एक्स, ये जो एक्स है ये मेन से भी बाहर है, इसको कहते हैं ग्लोबल। ये मेन के अंदर मैं लिखूँ सी आउट एक्स तब भी सही है, ये भी वैलिड है, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ना सी आउट एक्स तो ये भी वैलिड है। इसका मतलब है ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि वो मेन से बाहर थे तो वो सबके लिए थे, जैसे फेडरेशन का कानून है, ठीक है ना, कि यूनाइटेड नेशन कोई लॉ बना दे तो वो लॉ तो पूरी दुनिया पे अमल हो रहा होता है ना उस पर। हालांकि वो अपने उन 3-4 ममालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाते हैं जिनको वीटो पावर हासिल है, आम आदमी के लिए तो बनाते नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जब लॉ बना देते हैं टैक्सेशन में कि वैक्सीनेशन करानी है तो अब करानी है भाई, आप चाहे आपका दिमाग उसको तस्लीम करे या ना करे, ठीक है ना। वो तो लॉ बना दिया उन्होंने कि भाई ये तो दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन लगवाया, तो लॉ बना इंटरनेशनल, तो पूरी दुनिया पे अमल हो रहा है इसका। अच्छा अब और कोई सवाल जवाब है तो पूछ लिया मेरे ख्याल से। मैं ख्याल अब इस प्रेजेंटेशन को मुकम्मल तौर पे आपको पढ़ें, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है ये मैंने अपलोड की भी है प्रेजेंटेशन, यानी कि भी सर आई थिंक नहीं की है। बेटा इतने दिन हो गए तो किसी एक ने ये नहीं कहा कि सर ये प्रेजेंटेशन तो अपलोड कर दें, क्योंकि पढ़ना है का मुझे लग रहा है कि सर ज़रूरत मैंने नहीं चीज़ का। बोला था आपको सर, आपने बोला था मैं सर कल मैंने भी वेबसाइट सारी होती है कि सीआर मैसेजेस कर करके रिमाइंड कराए जब तक अपलोड नहीं होती। मैं तो एक चीज़ यहाँ होती है ना ड्यूरिंग जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो टेक्स्ट मैसेजेस में मुझे डालते रहा करें, जब तक मैं मुकम्मल ना करूँ रिमाइंडर सॉफ्ट रिमाइंडर्स डालते रहा करें। सर अभी एक और चीज़ भी है। जी जी पूछिए। सर कल का जो क्विज को ओवर जी बोले है बेटा। रिजल्ट सब तो किसी का भी शो नहीं हो रहा, सब पे नॉट परमिट। अच्छा मैं खोल देता हूँ उसको परमिशन दे देता हूँ। देखा तो शुरू हो जाएगा। मैंने कहा था जैसे मिसाल लगभग किसी को क्विज में नंबर कम आ रहे हैं और वो चाहता है कि भाई ये नंबर मैं हूँ तो बहुत काबिल से मतलब ये मुझे समझ में आ रही हैं चीज़ें, मैं कर सकता हूँ।